हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने कौन-कौन सी प्रैक्टिस की? तो हमने सबसे पहले अपना वही एक्सटेंशन एजुकेशन देखा, फिर हमने होम मैनेजमेंट देखा, फिर हमने टेक्सटाइल देखा, फिर हमने न्यूट्रिशन साइंस देखा और लास्ट में हमने सीडी के क्वेश्चन देखे। मतलब हमने अपने पाँचों ब्रांच को देख लिया है। हमने इसकी थ्योरी की क्लासेस भी कर ली हैं, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है? तो हमें अपनी साइकिल को फिर से स्टार्ट करना है, यानी कि हम फिर से एक्सटेंशन एजुकेशन से स्टार्ट करके सीडी तक आएँगे। अब ये जो आपकी साइकिल स्टार्ट करनी है, उससे पहले आपके कुछ पॉइंट बचते हैं, जिसे हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आपसे निवेदन है, आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करवाए गए हैं, उनको आप नोट डाउन करते हुए चलिए। यहाँ जो आज आपको बताया जाएगा, जो आज हम समझने वाले हैं, उसकी एक-एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपको उसकी एक-एक लाइन को बहुत ही ध्यान से, आराम से, तसल्ली के साथ पढ़ना है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। ये आपके न्यूट्रिशन साइंस का पार्ट है। तो अगर आपने नोटबुक बनाया है, आपने नोट्स बनाए हैं, तो आगे जहाँ से आपने लास्ट क्लास ली थी, उसी के आगे से आप कंटिन्यू फिर से कर दीजिए, क्योंकि अभी हम उसी में इसको देखेंगे। अगर आपको ये क्लास खोजनी है, तो आप जाइएगा न्यूट्रिशन साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी है, हम इसको वहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक? तो आज की क्लास में हम देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी क्या है। खाद्य प्रसंस्करण, ये जो टर्म आप सुन रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण, ये नया नहीं है। ये आज से ही नहीं, बल्कि बहुत ही पुराने समय से, बहुत पहले से ही खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण किया जा रहा है। अब चाहे उसको किण्वन विधि से किया जा रहा हो, काट-पीट कर उनको सुखाया जा रहा हो, या फिर किसी तरह के उसमें परिरक्षक को डाला जा रहा हो, या फिर उनको ताप पर पकाया जा रहा हो, चाहे पकाने में आपका भूनना भी आता है, तलना भी आता है, सेंकना भी आता है, ओवन विधि से जो आप पकाते हैं वो भी आता है, जो आप डायरेक्ट आग में डालकर भूनते हैं वो भी आता है। आपने क्लास में पाक विधियाँ पढ़ी थी। तो जो पाक विधियाँ पढ़ी थी, उसमें भी आपने कई प्रकार की पाक विधियों को पढ़ा था। तो उन विधियों के माध्यम से ही हम जो खाद्य पदार्थ हैं, उनका प्रसंस्करण करते हैं। अब ज़रा हम समझते हैं कि क्या है ये खाद्य प्रसंस्करण? तो ये जो खाद्य प्रसंस्करण है, खाद्य प्रसंस्करण का संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। आज से नहीं है, कब से है? ये बहुत पुराने समय से है। अब अपरिष्कृत प्रसंस्करण में काटना, जैसे जो काटना हो जाता है, किण्वन हो गया, धूप में सुखाना, नमक में परिरक्षण, ये परीक्षण नहीं है, परिरक्षण, और विभिन्न प्रकार से पकाना। अब हमने बताया ना, पकाने की कई विधियाँ होती हैं। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम भून लेते हैं, कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम धुएँ में पकाते हैं, जिसे हम धूमन के नाम से जानते हैं। कुछ हमारे भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम ओवन में बेकिंग करते हैं। तो ये सारे जो तरीके आपने देखे ऊपर, चाहे हम काटने की बात करें, चाहे किण्वन की बात करें, चाहे हम सुखाने की बात करें, या फिर नमक लगाकर उसको परिरक्षण करने की बात करें, ये सारी की सारी विधियाँ क्या कहलाती हैं? तो ये सारी की सारी विधियाँ जो हमारा खाद्य पदार्थ है, उसके प्रसंस्करण की विधियाँ होती हैं। 19वीं और 20वीं सदी में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। अब ये तो हम तब की बात कर रहे हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। ये जो प्रौद्योगिकीकरण आया, खाद्य जो प्रसंस्करण की एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो इसका विकास हुआ,
इसका उद्भव क्यों हुआ? तो जो सैनिक थे, सैनिक को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें जो चीज़ें थी, जो हमारे खाद्य पदार्थ थे, उनको संरक्षण करना था, उनका प्रसंस्करण करके हम उनको संरक्षित करते थे। आपको पता है कि अगर कोई चीज़ कच्ची है, तो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। आपको ये भी पता होगा कि जो हमारी वस्तुएँ खराब होने वाली हैं, यहाँ पर हम खाद्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो जिस खाद्य पदार्थ में जितना अधिक मात्रा में जल होता है, वो हमारे खाद्य पदार्थ उतनी ही जल्दी खराब होते हैं। तो जैसे हम आजकल क्यों अपना ये जो हमारा भोज्य पदार्थ है, उसको हम क्यों प्रसंस्करण कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, वो बढ़ रही हैं। हम इनको संरक्षित कर रहे हैं ताकि हम इनका बाद में भी उपयोग कर सकें, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, इसीलिए हम इनका प्रसंस्करण करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर कच्ची सामग्रियों से आहार उत्पादन की तुलना में खाद्य पदार्थों का बहुमात्र उत्पादन समग्र बहुत सस्ता होता है। क्या होता है? ये जो व्यक्तिगत तौर पर कच्ची सामग्रियां हैं, कच्ची सामग्रियों से आहार उत्पादन की तुलना में खाद्य पदार्थों का बहुमात्र उत्पादन ये समग्र बहुत ही सस्ता होता है। हम क्या करते हैं, हम इसका जो है उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, अगर हम इनके लाभों की बात करें, जो हम खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण कर रहे हैं, इस प्रसंस्करण में आप ये समझें कि इससे हमें लाभ क्या होगा, हम इसे क्यों जो है प्रसंस्कृत कर रहे हैं। तो इसमें से इसके जो लाभ हैं उसमें सबसे पहले आपका ये शामिल होता है कि जीव विष को हटाना। जो आपको पता है, जो ये कच्चे हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें तमाम प्रकार के जीव विष पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं। जब हम इनको पका लेते हैं, सुखा लेते हैं, तो जो इनके जो जीवाणु होते हैं, जो विष होते हैं, वो घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। तो लाभ में क्या आता है? जीव विष हटाना। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य प्रसंस्करण के लाभों में सम्मिलित है, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या है कि जीव विष को हटाना, परिरक्षण करना, आसान विपणन। मतलब जब चीज़ें क्या हैं, जैसे आपके पास कोई गीली चीज़ है, तो आपको उसको रखना आसान होगा या सूखी चीज़ को? तो आप बोलेंगे कि जब हमारे पास सूखी चीज़ें होंगी, तो हमें उनको रखना आसान हो जाएगा। उनका विपणन भी आसान हो जाएगा, वितरण और खाद्य अनुकूलता में वृद्धि होगी। मतलब जब हम अपने खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण करेंगे, तो इससे एक तो जो जीव होंगे वो हट जाएँगे, जो विष होंगे वो हट जाएँगे। हमें इनका परिरक्षण करना, इनको संग्रहित करना, इनको भंडारित करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इसी में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको कहीं पर परिवहन में इनकी आसानी होती है। मतलब जब आप खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण कर लेते हैं, तो ये आपके आवागमन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। मतलब आप इन भोज्य पदार्थों को कहीं भी आएँ, जाएँ, इसको आराम से ले जा सकते हैं, ठीक? आपको देखा आप जैसे रूम पे रहते हैं, कहीं पर रूम लेकर रहते हैं, तो जब आप घर से जाते हैं, तो मम्मी अगर कोई लिक्विड वाला चीज़ देंगी, तो हम क्या कहते हैं, "मम्मी इसको रहने दो, नहीं तो हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, हमारा बैग खराब हो जाएगा।" क्यों? क्योंकि जो उसका प्रसंस्करण किया गया है, जो हमने उसको रखने का, उसको जो हमने संरक्षित किया है, वो तरीका हमारा नहीं सही है। वहीं आप क्या करते हैं, आप देखेंगे पानी की बॉटल है, पानी की बॉटल हम आराम से भर के लेके चले जाते हैं। कोई भी जो मार्केट से लिक्विड हमें मिलता है, हम उसको आराम से लेकर चले जाते हैं। तो जब इनका प्रसंस्करण किया जाता है, तो इस चीज़ में भी आपको सुविधा मिलती है। विपणन तो आसान होता ही होता है। अब जैसे अगर हमारे घर पे कोई लिक्विड है, हमें उसे विपणन करना है, बाज़ार में ले जाना है, तो हमें उसको बेचना उतना आसान नहीं होगा।
इतना मतलब वो सुविधाजनक नहीं होगा। जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, उसको सील कर दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है, कैनिंग कर दी जाती है, तब वो आसान हो जाता है। तो इसके लाभ कई हैं, कहीं पर आना, ले जाना, उसको संरक्षित करना, भंडारित करना, जीव-विष को हटाना, खाद्य अनुकूलता में वृद्धि करना, ये कई लाभ होते हैं, जो कि हम खाद्य प्रसंस्करण से लेते हैं। इसके अलावा इसके अलावा ये कई खाद्य पदार्थों की मौसमी उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। आपको पता है कि अब हमें इस समय पर क्या हो रहा है? अब हमें बिन मौसम कोई भी फल या सब्ज़ी मिल जाता है। जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ़ हम मौसमी फल और सब्ज़ियाँ खा पाते थे। आज आपको मटर क्या होती है, आज आपको मटर बारहों महीना मिलता है। आप जब चाहें मटर लाइए, सब्ज़ी बनाइए। आज आपको गोभी हर महीने में मिल रही है। आज आपको शिमला मिर्च हर महीने में मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ हाँ, फ़र्क इतना है, थोड़ी-सी महँगाई और सस्ते का फ़र्क होता है। तो ये क्यों हमें हर महीने मिल रहा है? हर महीने छोड़िए, हमें क्यों हर मौसम में मिल रहा है? ये हमारे जो खाद्य प्रसंस्करण हो रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से है। आप जाइए, मटर आपको हमेशा मिलता है और हम आए दिन लाते भी रहते हैं मटर। कहीं हमें मैगी में डालना है, कहीं हमें पास्ते में डालना है, कहीं हमें सब्ज़ी बनानी है, कहीं मटर पनीर बनानी है, तो कहीं सिर्फ़ मटर की सब्ज़ी बनानी है। तो ये हमारी ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं। इसीलिए जब हमारी ज़रूरत बढ़ गई है, तो हमारे जो खाद्य प्रसंस्करण हैं, इनको भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक? अगला है, हम उसी में और पॉइंट देखें तो दूरस्थ प्रदेशों में भी खराब होने वाले बढ़िया खाद्य पदार्थ के परिवहन को सक्षम बनाता है। ये सारे के सारे आप लाभ ही देख रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि अगर हेडिंग नहीं पड़ी है तो हम ये लाभ नहीं है। आप इसे एक हेडिंग के रूप में ही देखिए कि खाद्य पदार्थों से लाभ क्या-क्या हो रहे हैं। ठीक? अब दूरस्थ प्रदेशों में आपको पता है कि एक देश से दूसरे देश तक का हमारा जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। तो ये क्यों? ये जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण है, ये उसी की देन है कि जो हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, वो बिना खराब हुए अच्छे स्वादिष्ट कहाँ पर पहुँच रहे हैं? एक देश से दूसरे देश तक भी पहुँच रहे हैं। अगला है आपका कि ये जो आपके कई खाद्य पदार्थ हैं, कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को खराब होने और खराब करने वाले और रोग मूलक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करते हुए पदार्थ को खाने के लिए सुरक्षित रखते हैं। मतलब जो ये खाद्य प्रसंस्करण किया जा रहा है, इसमें क्या होता है? इसमें कई प्रकार के जो खाद्य पदार्थ खराब करने वाले और रोग मूलक जो जीव होते हैं, जो हमारे शरीर को हानि पहुँचाते हैं, हमारे शरीर में तमाम प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं, वो इन्हें ये खाद्य प्रसंस्करण विधि से इनको निष्क्रिय किया जाता है और जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनको सुरक्षित किया जाता है। यानी कि अगर आपने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित किया है, तो आपने अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित किया है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आप खराब खाना खाएँगे या आप खराब हुए भोज्य पदार्थ को ग्रहण करेंगे, तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य गया, आपका धन गया, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी, तो मतलब ये आपके संपूर्ण जीवन को हिलाकर रख देता है। कोई भी रोग हो, ये आपके सिर्फ़ आपके ही हेल्थ को नहीं नुकसान पहुँचाता है, ये इससे आपके पूरे जो परिवार है उसका ये पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। तो हमें खाद्य पदार्थ जो लेने हैं, वो अच्छे लेने हैं। ठीक? ये तो आपने क्या देखा, ये आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य प्रसंस्करण हमें लाभ पहुँचाते हैं। तो लाभ में आपने कई लाभ देख लिए। अगर आप यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहें, तो विष को हटाने का कार्य करता है, परिरक्षण करता है, विपणन को आसान करता है, वितरण और खाद्य अनुकूलता में वृद्धि करता है, मौसमी उपलब्धता को बढ़ाता है, दूरस्थ प्रदेशों में
खराब होने वाले भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनके परिवहन में ये सक्षम बनाता है। कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में जो भी खराब होने वाले रोग मूलक होते हैं उनको निष्क्रिय करता है और खाद्य पदार्थों को खाने के लिए सुरक्षित बनाता है या सुरक्षित रखता है। तो ये कई प्रकार के लाभ होते हैं खाद्य प्रसंस्करण के। ठीक, अब आगे हमें क्या समझना है, थोड़ा सा हम और समझते हैं। अगर हम बात करें इसी में कि जो आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण है, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण आपका एलर्जी, मधुमेह वाले लोगों और कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों का सेवन ना कर पाने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से एलर्जी है, कोई मधुमेह का व्यक्ति है या फिर कुछ सामान्य खाद्य पदार्थों का सेवन ना कर पाने वाले, जैसे जो गेहूँ में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है, उसका सेवन कौन नहीं कर सकता है? तो उसका सेवन एक सीलियक रोगी नहीं कर पाता है। ठीक? तो ऐसे में क्या होता है, तो उसे ग्लूटेन मुक्त आटा दिया जाता है, उसके लिए प्रसंस्करण किया जाता है, बनाया जाता है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मधुमेह वाले रोगी के लिए। तो आपको पता है कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं, हम उनको ग्लूकोज़ का मोनोफॉर्म नहीं देते हैं। अगर हम देते भी हैं तो क्या देते हैं? पॉली देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर ग्लूकोज जाएगा आपके शरीर में रक्त की मात्रा को आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। आपके शरीर में वैसे भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी है और ये जाकर और बढ़ा देगा। तो इसके लिए जो प्रसंस्करण किए गए हैं, जो कृत्रिम शुगर बनाए गए हैं, उनको दिया जाता है। ठीक? खाद्य प्रसंस्करण विटामिन जैसे अतिरिक्त पोषक तत्व को भी जोड़ सकते हैं। मतलब खाद्य प्रसंस्करण में हम और क्या कर सकते हैं, अगर किसी पोषक तत्व की कमी है, जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसमें किसी पोषक तत्व की कमी है, तो हम उसमें उसको जोड़ भी सकते हैं। अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ प्रायः ताजे खाद्य पदार्थों की तुलना में शीघ्र क्षतिग्रस्त होने के प्रति ये कम संवेदनशील हैं और स्रोत से उपभोक्ता तक लंबी दूरी परिवहन करने के लिए उपयुक्त हैं। मतलब यहाँ पर आपसे ये सिंपल सा बताया जा रहा है कि जैसे जो खाद्य पदार्थ ताजे होते हैं वो जल्दी खराब होते हैं, तो जो दूर दराज देशों में बैठे हैं लोग, जिनके पास तक हमें अपने खाद्य पदार्थ को पहुंचाना है, तो हम इस तरह से उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन जो भोज्य पदार्थ प्रसंस्करण किए गए हैं, जिनका प्रसंस्करण हुआ है, वो खाद्य पदार्थ हम उन तक आसानी से पहुंचा पाते हैं। जैसे आपको पता होगा, जो लोग समुद्र में रहते हैं इन द सेंस जो ट्रैवल करते हैं जहाज के माध्यम से, तो उनको हम फल, सब्जियां, दूध ये सब कैसे पहुंचाते हैं? ये तो उनको संरक्षित करके रखना पड़ेगा। अब जैसे हमारे यहाँ का होता है फल और सब्जी, उनको तो नहीं मिल सकता है। तो उनके पास जो ये प्रसंस्कृत किए हुए फल, सब्जी, दूध ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। तभी तो आपने देखा होगा महीनों-महीनों तक उनकी जो जहाज़ें होती हैं समुद्र में चलती रहती हैं, और वो खाते कहाँ से हैं? तो यही सारी चीज़ें खाते हैं। ठीक? ये आपने देखा कि क्या लाभ हैं प्रसंस्करण के। अगर हम बात करें जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में असंसाधित जो खाद्य पदार्थों की तुलना में अन्य पोषक तत्व अधिक कैलोरी अनुपात प्राप्त होता है। मतलब जो प्रसंस्कृत किए जाते हैं, हम उनमें अतिरिक्त पोषक तत्वों को भी डाल देते हैं, जिसमें कमी होती है उसमें हम और डाल देते हैं। और अगर हम प्राकृतिक रूप में जो पाया जा रहा है उसी तरह से ले रहे हैं, तो जिस चीज़ की उसमें कमी है वो हमको नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब वहीं उसका प्रसंस्करण किया जाएगा, तो उसमें जिस पोषक तत्व की कमी होगी हम उसमें उसको मिला देंगे। जैसे अभी आपने देखा था विटामिन वगैरह को हम मिला देते हैं। ठीक? तो ये आपने समझा कि
ये जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण है, ये क्यों किया जाता है और इसके लाभ क्या हैं? थोड़ा-सा इसी में हम अगर और समझें तो क्या है? थोड़ा-सा अगर हम समझें तो प्रारंभ में प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की सुपाच्यता, स्वाद सुधारने और खाद्य पदार्थ की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। जब स्टार्टिंग में हमने खाद्य प्रसंस्करण करना स्टार्ट किया था, तो हमारा मेन मोटो क्या था? हमारा उद्देश्य क्या था? हम किस लिए खाद्य प्रसंस्करण कर रहे थे? तो अपने भोजन की सुपाच्यता, स्वाद को सुधारने और खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। भारत में अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, पापड़ हो गया, संरक्षित उत्पादों के उदाहरण होते हैं। मतलब हम इन सारी चीज़ों को संरक्षित करते थे। आज भी होते हैं। क्या आज आपके घर में अचार, मुरब्बा, पापड़ ये सारी चीज़ें नहीं बनती हैं? बनती हैं। जो कुछ सब्जियों, फलों, अनाजों से बनाए जाते हैं। अगर ये हम तो 3 बात बोल दिए, मतलब 3 चीज़ बता दिए। बाकी जो भी आपके फलों से, सब्जियों से, अनाजों से बनाए जाते हैं, उन सब का संरक्षण, परिरक्षण भारत में किया जा रहा था। तो ये आपका, इसी में आपने वड़ी का नाम सुना होगा। ये सारी चीज़ें आपकी ये सारी चीज़ें भारत में संरक्षित किए जाते थे। वर्तमान में उन्नत परिवहन, संचार और बढ़ते औद्योगिकीकरण ने ग्राहकों की आवश्यकता को अधिक विविधतापूर्ण बना दिया है और अब सुविधाजनक खाद्यों, ताजे और अधिक प्राकृतिक खाद्यों, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तथा पर्याप्त सुरक्षा वाले खाद्यों की मांग बढ़ती जा रही है। अब इतना लंबा चौड़ा आपने पढ़ा, आपको पता है कि हमारी क्या है, हमारी आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही हैं, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, हमारी माँगें बढ़ती जा रही हैं। हम जो वर्तमान का समय है, ये एक तो आपका परिवहन, संचार, ये सारी चीज़ें आपका अच्छा हो गया है, हमारी आवश्यकता बढ़ गई है। अब हमें अपने भोजन में विविधता चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ दाल, चावल, सब्जी, रोटी खा के पेट नहीं भरता है, हमें उसमें विविधता लाने की आवश्यकता है। और अब जो सुविधाजनक खाद्य हैं, उनमें ताज़े होने चाहिए। ऐसा हमारा डिमांड है कि जो भोज्य पदार्थ हों, वो ताज़े हों, अधिक प्राकृतिक हों, सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए हमारे अच्छे हों, पर्याप्त सुरक्षा वाले खाद्य पदार्थ हों। तो इस तरह के खाद्य पदार्थों की माँग कर रहे हैं कौन? हम। हमारी माँग के लिए जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता क्या होती है? आविष्कार की जननी होती है। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तब तक हम उसकी खोज नहीं करते हैं। जैसे अगर आपको अ, एग्ज़ाम नहीं देना होता, टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं देना होता, तो क्या आप यहाँ इतने पेशेंस के साथ बैठकर पढ़ रहे होते? जिसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय ये पता नहीं क्या लीपापोती कर दी गई है। ठीक? आपको आवश्यकता है, इसीलिए आप चैनल पर आए, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आपने क्लास लेना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकता थी। अगर जिसको आवश्यकता नहीं होगी, वो क्यों खोजेगा? क्यों जाएगा किसी चैनल पे खोजने के लिए टीजीटी, पीजीटी के होम साइंस के बारे में? क्यों खोजेगा? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। पहले हमें इतनी आवश्यकताएँ नहीं थी, हमें इतने अपने भोज्य पदार्थों में विविधता नहीं चाहिए होती थी। आज हमारे पास, पहले क्या होता था, सिर्फ़ हम मटर पनीर खाते थे। आज आपको क्या शाही पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर और पता नहीं क्या-क्या, कड़ाही पनीर, पता नहीं क्या-क्या आप देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ये क्या है? यही तो आपके भोज्य पदार्थों में विविधता है। हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो हमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता है। अब हमारी माँगों के आधार पर ही ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। जैसे आप मार्केट में कपड़ा लेने जाते हैं, तो आपकी माँग के अकॉर्डिंग ही बाज़ार में कपड़े मिलते हैं।
जैसे लोग पहनते हैं कपड़ा उसी तरह से आता है, तो वैसे ही हमारे भोज्य पदार्थ हैं, जब इनकी माँग जिस तरह से बढ़ रही है, उसी तरह से प्रोडक्ट भी तैयार किए जा रहे हैं। आगे है इसी में हमें ये देखना है, आज के उपभोक्ता जो आज के उपभोक्ता हैं, आज के उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। मतलब हम क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप अच्छी से अच्छी गुणवत्ता चाहते हैं। जैसे एक जो बच्चा होता है जब वो क्लास लेना चाहता है तो वो क्या चाहता है कि हमें अच्छे से अच्छा टीचर मिले। हम कहाँ जाते हैं देखने? जिस पर व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। व्यूज़ ज़्यादा हैं, हमारा माइंडसेट बन गया है कि वही टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। अगर किसी के पास व्यूज़ कम है तो इसका मतलब वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है या जो भी है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। ऐसा हमारा माइंडसेट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम जिसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, हम उनके पास जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमें इनसे बेहतर गुणवत्ता वाला नहीं मिल सकता है, हमें क्योंकि हर चीज़ बेहतर ही चाहिए, ठीक? जिसमें पोषक तत्व सुरक्षित रहें और जो विशिष्ट क्रियात्मक गुणों और स्वाद, रचना, उपयुक्त गाढ़ेपन वाले, साथ ही खराब ना होने वाले और आसानी से पैक हो जाएँ, भंडारित हो, परिवहन किया जा सके, हमें ऐसे चीज़ों की आवश्यकता है। आपको कहीं भी कोई चीज़ लेके जाना है, मार्केट से ही मान लीजिए हम कोई चीज़ लेते हैं, तो जब आप कहीं थोड़ा दूर से लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कहीं ये चीज़ फट ना जाए, पैकिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से देखते हैं। इसका जो भंडारित किया गया है, ये कैसा है, कब का है, एक्सपायरी डेट कब की है, कब से रखी गई है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये भोज्य पदार्थ हमारा जो है ये खराब तो नहीं होगा, हम इसको ले जाने में हमें आसानी हो, हम ये सारी चीज़ें देखकर तब हम वस्तुओं को खरीदते हैं या हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको खरीदते हैं। उसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, ठीक? तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। आगे इसी में है, आगे कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। हालाँकि ये तो आपका था, आपने समझा क्या? आपने ये समझा कि ये जो खाद्य प्रौद्योगिकी है, ये है क्या? इसमें हम करते क्या हैं? अब ज़रा हम ये समझते हैं कि ये जो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी है, ये किया क्यों जा रहा है? इसका महत्व क्या है? हम इसको करते क्यों हैं और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में? तो थोड़ा-सा हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं। अब हमें थोड़ा-सा ये समझने की आवश्यकता है कि इसके महत्व क्यों हैं? इसके महत्व क्या हैं? हम क्यों करते हैं प्रसंस्करण? तो भारत ने एक कृषि न्यून वाले देश से अब कृषि आधिक्य वाले देश के रूप में ये प्रगति कर रहा है। पहले कृषि क्या थी? न्यून वाले देश से ये अधिक कृषि आधिक्य वाला देश बन गया है। इससे होगा क्या? तो इससे जो कृषि और बागवानी के उत्पादों के भंडारण और उनके प्रसंस्करण की आवश्यकता हो गई है। जब हमारे पास खाद्य पदार्थ लिमिटेड थे, कम थे, तब हम उनको संरक्षित करते? नहीं। अब जब हमारे पास खाद्य पदार्थ अधिक हैं, तो हमें उनके प्रसंस्करण की आवश्यकता तो अब होगी ना, कि पहले होती। जैसे आज आपके पास खाने के लिए सब्ज़ी नहीं है, तो क्या आप उसको फ्रिज में ले जाके संरक्षित करेंगे परसों के लिए? नहीं। जब आपके पास सब्जियाँ ज़्यादा हैं, आज आपने खाया, कल भी आप खाएँगे, लेकिन जो और सब्जियाँ बच रही हैं और फल बच रहे हैं, आप उनको संस्कृत करेंगे यानी कि उसको संरक्षित करेंगे ले जाके। तो वही पहले इतने अधिक उत्पाद नहीं होते थे। अब क्या हो गया है? अब अधिक उत्पाद होने लगा है। तो अब जब अधिक उत्पाद हो रहा है, तो हमें इनके संरक्षण की भी आवश्यकता होगी। तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारी खाद्य वस्तुएँ हैं, जो हमारे बागवानी से प्राप्त हमें फल वगैरह मिल रहे हैं, इन सब का हम प्रसंस्करण करेंगे, ठीक? इसके अलावा जीवन शैली में परिवर्तन, आवागमन में वृद्धि और वैश्वीकरण में विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं, उनकी माँग भी बढ़ती जा रही है। तो
ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे माँग के अकॉर्डिंग बढ़ रही हैं, माँग के अकॉर्डिंग ये सारे कार्य हो रहे हैं। अब थोड़ा-सा अगर हम देखें, इसमें से कुछ पॉइंट को हमें समझना है, वो क्या है? तो जो ये प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी की माँग एवं आवश्यकता बढ़ गई है। अभी हमने देखा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो खाद्य पदार्थ हैं, पहले इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज क्या है? आज हमारे पास अधिक मात्रा में हैं, तो हमें इन्हें प्रसंस्करण करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि सामान्य अनाज पर आधारित प्रमुख भोजन में प्रायः कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे पोषण की कमी हो जाती है। आपको पता है, ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि दाल में किन 3 आवश्यक एमिनो अम्लों की कमी होती है, जो कि आप अलग से आपको लेना पड़ता है। ये 3 जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं, ये आपके दाल में उपस्थित ना होने के कारण हम दाल को अपूर्ण प्रोटीन में शामिल करते हैं, ठीक? तो जो हमारे अनाज हैं, अनाज हमारे प्रमुख भोजन हैं, इनमें कुछ न कुछ जो हमारे पोषक तत्व हैं, इनकी कमी होती है और अगर इनकी पूर्ति ना की जाए, तो व्यक्ति को पोषण की कमी हो जाती है। अतः खाद्य पदार्थ या मसाले में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है, उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण यानी कि जो फूड फोर्टिफिकेशन है, वो किया जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन आपने ये पहले पढ़ रखा है। तो ये जो हम खाद्य प्रसंस्करण कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनमें जो भी पोषक तत्वों की कमी है, उनको बाहर से मिला दिया जाए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो पोषण की कमी हो जाएगी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जो आहार की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं। जैसे जैसे आयोडीन युक्त नमक, विटामिन ए, विटामिन डी युक्त तेल, घी, दूध, ये सारी हमारी जो भी आवश्यकताएँ हैं ये पूरी हो रही हैं, ठीक? तो हम क्यों करते हैं? इसके लाभ क्या हैं? तो हम इनको जो हमारे मुख्य भोजन हैं, उनमें जो कुछ न कुछ पोषक तत्व की कमी होती है, उन कमी को हम पूरा करते हैं। इसमें हम फोर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक? इससे हमें ये पता चल जाता है, ये सुनिश्चित हो जाता है कि आहार की जो न्यूनतम आवश्यकता है, जो पोषक तत्व कम थे, उनकी पूर्ति हमारे शरीर में हो रही है, ठीक? उदाहरण के लिए आपने देखा आयोडीन युक्त नमक हो गया, गन्ना वो विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गईं। अब इसी में आपको समझना है ये जो एफएसएसएआई एफ फसाई जिसे हम कहते हैं एफएसएसएआई फसाई ने नमक, गेहूं के आटे, दूध और तेल जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं। किसने? फसाई ने किए हैं। हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोगी की बढ़ती व्यापकता से वैज्ञानिकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि खाद्यों में कुछ पोषक तत्व की मात्रा को वो बदल दें। आपको पता है कि ये जो मधुमेह और हृदय रोग है, ये बिल्कुल आम बीमारी हो गई है। आप देखेंगे हर घर इन द सेंस कि आपके आस-पड़ोस में या मुझे तो ऐसा लगता है कि हर घर में आपको एक परिवार में एक सदस्य आपको मधुमेह से ग्रसित मिल जाएगा। आपको पता ही है कि मधुमेह की राजधानी कौन है? भारत हमारी। भारत हमारी मधुमेह की राजधानी मानी जाती है। तो अब ये रोग इतना बढ़ रहा है, हृदय रोग या मधुमेह हो गया, किडनी, लीवर, ये सारे इन सब से संबंधित रोग हो रहे हैं। तो अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इनको ये आवश्यकता है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनमें जो पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा में बदलाव किया जाए। अगर बदलाव नहीं किया जाएगा तो खाएँगे क्या ये? उदाहरण के लिए जैसे संसाधित खाद्यों की कैलोरी मात्रा को कम करने के लिए खाद्य को कृत्रिम मिठास देने वाले पदार्थ में बदल देना। जैसे जो मधुमेह के रोगी हैं, आपको पता है कि हम इन्हें ग्लूकोज़ नहीं देते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो मोनो फॉर्म है वो नहीं देते हैं। अब
इनकी जो मिठास की आवश्यकता है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे संसाधित खाद्य पदार्थ बनाने चाहिए जिससे व्यक्ति को मिठास तो मिले, लेकिन उनके ग्लूकोज़ का स्तर और ना बढ़े, उनके रक्त में ग्लूकोज़ का स्तर और ना बढ़े। इसी प्रकार से इसी प्रकार से आइसक्रीम में वसा की जगह विशेष रूप से उच्चारित प्रोटीन का प्रयोग आइसक्रीम की वसा जैसी चिकनी बनावट तो देता है, लेकिन ऊर्जा की मात्रा को कम कर देता है। जैसे आपने मिठास में मिठास के लिए आपने कृत्रिम मिठास बनाया, उसी तरह से आइसक्रीम में वसा की जगह आप फैट ना लेकर फैट की जगह, जैसे जो फैट है आपका, ये फैट अगर हृदय रोगी लेता है तो उसके लिए नुकसानदेह है। फैट ही नहीं, मतलब हृदय ही नहीं, आप किडनी ले लीजिए, लीवर ले लीजिए, सबके लिए नुकसानदेह है। तो जो आइसक्रीम में वसा डाली जाती है, उस वसा के स्थान पर आप क्या करेंगे, तो उस वसा के स्थान पर विशेष रूप से उच्चारित प्रोटीन का प्रयोग आप आइसक्रीम में कर लीजिए। वही आपको चिकनाहट मिलेगी जो आइसक्रीम में वसा से मिलती है। लेकिन हम उसमें वसा क्या करेंगे, उसमें हम वसा नहीं डालेंगे और ये ऊर्जा की मात्रा को कम कर देगा। हमें मतलब देखने में तो वैसा रहेगा, लेकिन वो वैसा होगा नहीं। जैसे क्या जो पेवर सिल्क की साड़ी होती है, आप पेवर सिल्क की साड़ी लेते हैं? नहीं, उसके जैसी आप साड़ी लेते हैं, ठीक? अगला है, इसके अलावा भोज्य पदार्थ के बारे में उपभोक्ता का नज़रिया भी परिवर्तित हो गया है। अब इस प्रकार के खाद्य पदार्थों की माँग तेज़ी से बढ़ रही है, जो रसायन, पीड़कनाशियों और परिरक्षकों से मुक्त हो। मतलब अब जो उपभोक्ता है, वो क्या हो गया है, एक प्रकार से बोले तो वो जागरूक हो गया है। वो कह रहा है कि हमें अब ये जो रसायन वाले खाद्य पदार्थ हैं, ये नहीं चाहिए, लेकिन उनका सुरक्षा काल अधिक हो और वह अपनी प्राकृतिक महक लिए हुए हों। मतलब हमारी डिमांड क्या हो गई है कि हमें ये रसायन नहीं चाहिए अपने भोज्य पदार्थ में, लेकिन हमें ऐसा भोज्य पदार्थ चाहिए जो कि जिसकी प्राकृतिक महक हो, जिसका प्राकृतिक स्वाद हो, जिसका सेल्फ लाइफ यानी कि सुरक्षा काल वो क्या हो, वो अधिक हो। सेल्फ लाइफ का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे जो एक्सपायरी डेट दी जाती है कि जो सुरक्षा काल है, हमारा जो भोज्य पदार्थ है कब तक वो सुरक्षित है। आपको पता है कि अगर कहीं पर एक्सपायरी डेट दिया गया है, मतलब उसका जो सुरक्षा काल है बस वहीं तक है, उसके आगे वो सुरक्षित नहीं है, आप उसको मत खाइए। इन सब के कारण खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का एक विशेष एक विषय विशेष के रूप में महत्व बढ़ गया है और अब प्रौद्योगिकी विदों की बहुत अधिक मांग है। ठीक? तो ये आपने देखा कि हमें क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हमारी डिमांड ही ऐसी हो गई है कि अब भोज्य पदार्थों का प्रसंस्करण करना ही पड़ेगा। ठीक? अब ये तो आपने समझ लिया कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण है, क्यों किए जाते हैं, इनका महत्व क्या है, इससे लाभ क्या है। अब ज़रा हम कुछ मूलभूत संकल्पनाओं को समझते हैं। मूलभूत संकल्पनाएँ जैसे कि आपने अभी कई नाम सुने, खाद्य विज्ञान हो गया, खाद्य संसाधन हो गया, खाद्य प्रौद्योगिकी हो गया, तो हम थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या जो हम बार-बार बोल रहे हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे खाद्य विज्ञान के बारे में। खाद्य विज्ञान क्या है? ज़रा-सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो खाद्य विज्ञान वह विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें आधारभूत विज्ञान विषयों जैसे कि रसायन और भौतिक, पाक कलाओं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जैव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल होते हैं। इसमें क्या-क्या आपको सम्मिलित मिलेगा? रसायन और भौतिक, पाक कलाओं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अनुप्रयोग शामिल होते हैं। खाद्य विज्ञान में फसल काटने और पशुवध से लेकर भोजन पकाने और उपभोग तक के खाद्य के सभी तकनीक पक्ष जुड़े हैं। ये जो खाद्य वैज्ञानिक हैं, खाद्य वैज्ञानिकों को खाद्य पदार्थों का संगठन,
फसल काटने से लेकर विभिन्न प्रक्रमों और भंडार की विभिन्न स्थितियों में होने वाले परिवर्तन, उनके नष्ट होने का कारण और खाद्य संसाधनों से जुड़े सिद्धांतों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी का उपयोग करना पड़ता है। बस सिंपल सा ये समझिए कि ये जो खाद्य विज्ञान है, आपके जो खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थों के चाहे वो रसायन हो, भौतिक हो, पाक कला हो, कृषि विज्ञान हो, सूक्ष्म जीव विज्ञान हो, इन सभी के अनुप्रयोग करता है। हम फसलों को किस तरह से, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उसको किस तरह से कीटाणुओं से सुरक्षित रख सकें, जो भी खराब होने वाले पदार्थ हैं, हम उनको कैसे संरक्षित कर सकें, इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। खाद्य विज्ञान, खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक, रासायनिक पहलुओं से संबंध रखते हैं। अतः हमें खाद्य की प्रकृति और गुणों को समझने में मदद करते हैं। हम तो हर चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। हमें कैसे पता होगा कि जो ये हमारे खाद्य पदार्थ हैं, हमें इनमें कौन-सा परिरक्षक डालना चाहिए, कैसे इनको भंडारित करना चाहिए, तो ये वहाँ से पता चलता है जो खाद्य विज्ञान होता है। खाद्य विज्ञान में जो वैज्ञानिक होते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को समझते हैं और ये हमारे समक्ष सारी चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं कि हम कैसे अपने खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं, कीटाणुओं से दूर कर सकते हैं, अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन ही आपका खाद्य विज्ञान कहलाता है। ये तो आपने खाद्य विज्ञान एक टर्म समझा। अब हम समझते हैं खाद्य संसाधन। आपने खाद्य संसाधन भी नाम सुना, हालाँकि ये आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, आपने खाद्य संसाधन बहुत बार सुने हैं। जिन स्रोतों से हमें भोजन प्राप्त होता है, उन्हें हम खाद्य संसाधन कहते हैं। अब खाद्य संसाधन 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं, चाहे हम खाद्य संसाधन की बात करें या आपको याद हो तो हमने रेशों का वर्गीकरण किया था। रेशे हमें 3 जगह से प्राप्त हो रहे थे। एक आपने देखा था वनस्पति जगत, एक आपने देखा था कि प्राणिज जगत और एक आपने देखा था ये जो आपके खनिज जगत होते हैं। तो जो हमने ये खाद्य हमारे खाद्य पदार्थ हैं, खनिज तो खाद्य पदार्थ का हमें यहाँ पर मतलब नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वनस्पति स्रोत और जंतु स्रोतों से। क्या आप लोहा उठाकर चबाते हैं? नहीं। क्या आप ईंटा पत्थर लेकर खाते हैं? नहीं। हमें जो भोज्य पदार्थ मिलते हैं वो 2 जगह से, एक होता है वनस्पति और एक होता है जंतु। अनाज, दालें, फलियाँ, फल, खाद्य तेल, मसाले ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं आपको वनस्पति से प्राप्त होती हैं। या आप ऐसे समझिए जिन्हें आप पेड़-पौधों से प्राप्त करते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं? वनस्पति जगत के खाद्य पदार्थ कहलाते हैं या खाद्य संसाधन कहलाते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो हमारे जंतु संसाधन हैं, उसमें आपका आता है दूध, मांस, मछली, अंडा यानी कि जो भी आप जंतुओं से खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जंतु स्रोत के नाम से जानते हैं। वो हमें जंतु स्रोत से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने जंतु स्रोत की बात की है, तो ज़रा एक बार आप कमेंट करके बताइए कि जो सूअर का मांस होता है, सूअर के मांस को हम किस नाम से जानते हैं या सूअर के मांस को क्या कहा जाता है? ठीक? अगला पॉइंट है आपका ये खाद्य संसाधन ऐसी विधियों तकनीक का समूह है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या इध इन्हें तैयार करने में बदल देता है। यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं? ऐसी ये जो हमारी कच्ची सामग्रियाँ हैं, कच्ची सामग्रियों को तैयार या फिर आधे तैयार, इधे नहीं आधे है, ठीक? आधे तैयार उत्पाद में बदल देते हैं। तो खाद्य संसाधन हेतु पौधों या फिर जंतु से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसे आकर्षक, विपणन योग्य, प्रायः लंबी सुरक्षा काल वाले खाद्य पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। आपको पता है कि जब हम इनको प्रसंस्करण करते हैं, जब इनमें बदलाव करते हैं, तब ये हमें और आकर्षक दिखते हैं। आकर्षक दिखेंगे
विपणन के योग्य हो जाएँगे, इनके परिवहन में सुविधा होगी, इनका जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये कई फ़ायदे होते हैं, ठीक? ये आपने समझा खाद्य संसाधन के बारे में। अब ज़रा हम एक शब्द और समझते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी। खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है? इसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोग के ज्ञान और खाद्य उत्पादन के कानूनी नियमों का व्यावहारिक उपयोग किया जाता है या व्यावहारिक उपयोग होता है। किसमें? खाद्य प्रौद्योगिकी में। खाद्य प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु खाद्य विज्ञान, खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग करती है और उसका लाभ भी उठाती है। जब हमें खाद्य विज्ञान का ज्ञान होगा, तभी तो हम समझ पाएँगे कि कौन से परिरक्षक का उपयोग करना है, कौन सी पाक कला का हमें उपयोग करना है, कौन से सूक्ष्म जीवों को हटाया जाएगा, कौन से सूक्ष्म जीवों को रखा जाएगा, ये हमें वहीं से तो पता चलेगा। तो हमें इससे क्या होता है, इससे हमें लाभ मिलता है। खाद्य खाद्य प्रौद्योगिकी का अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को व्यापक बना देता है और सुरक्षित, पोषक, संपूर्ण वांछनीयता के साथ-साथ सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के चयन, उनके भंडारण, उनके संरक्षण, संसाधन, पैकिंग के कौशलों को विकसित करता है। ये क्या करता है? तो जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनको सुरक्षित रखना, उसमें पोषक तत्वों की संपूर्ण जो वांछनीयता है, उसको प्राप्त करना, भंडारित करना, संरक्षित करना, ये संसाधन जो हैं उनको, और जो हमारे पैकिंग का कौशल है, ये सारी चीज़ों को ये विकसित कर देता है। खाद्य पदार्थों को खाद्य पदार्थों का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष सभी उत्पादित पदार्थों को सुरक्षित करना और उनको उपयोग में लाना होता है। जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको हम एक तो सुरक्षित रख पाते हैं, दूसरे हम उनको उपयोग में भी तो ला सकते हैं, उपयोग में भी तो लाते हैं। अब अगर हम चीज़ों को सुरक्षित कर रहे हैं और उसका उपयोग, उपभोग ना कर सकें, तो किस काम का? किसी काम का नहीं होगा। तो हम उनका उपयोग और उपभोग दोनों करते हैं, ठीक? अगला है, और आज का आपका लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि खाद्य उत्पाद क्या है? खाद्य उत्पादन क्या है? ठीक? ये अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये आपका और है, हमें इसमें समझना है। ये थोड़ा-सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसे 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे, तो यहाँ से आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक? हम बात कर रहे हैं खाद्य उत्पाद की। अगर खाद्य उत्पादन की बात करें, तो इसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की अनेक माँगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। मतलब एक तो हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, अब जब जनसंख्या बढ़ गई है तो माँग भी बढ़ेगी। माँगों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं या बड़े पैमाने पर जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको तैयार करते हैं। तो इससे हमारे जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं की आपूर्ति होगी और उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँगी, ठीक? तो ये आज हमने सिर्फ समझा क्या, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और महत्व। महत्व क्या है, इसकी कुछ मूलभूत संकल्पनाएँ, जैसे कि हमने कुछ शब्दों को समझा कि ये शब्द क्या-क्या हैं जो कि हमसे बार-बार पूछे जाते हैं, ये क्या हैं, ठीक? तो ये आपने, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्लास थोड़ी-सी आपकी टिपिकल बोल सकते हैं, टर्म आपको यहाँ पर कुछ कठिन-कठिन से दिख रहे होंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको एक बार में नहीं समझ में आया होगा। थोड़ा-सा आप अपने हाथों को, अंगुलियों को तकलीफ़ दीजिएगा। आप एक बार इसे लिख लीजिएगा ज़रूर। अपने नोट्स में इसको कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप अपने हाथों से लिखते हैं, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहती हैं।
अभी ये तो कम है, अभी जब हम आगे और भी पढ़ेंगे, अभी आपको क्या-क्या पढ़ना है, आपको अभी काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। अभी तो सबसे पहले हमें खाद्य संसाधन के बारे में चर्चा करना है कि खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ था। फिर हम इसके संरक्षण के महत्व को समझेंगे, फिर हम खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण को समझेंगे, तब जाकर ये हमारा चैप्टर समाप्त होगा। फिर उसके बाद हमें कुछ मानक नियमों को पढ़ना है, जो हमारे खाद्य सुरक्षा हैं, उनको पढ़ना है, हमें कुछ खाद्य मानक के बारे में पढ़ना है। अभी मतलब कम से कम 1 हफ्ते लग जाएँगे इसको आपको कंप्लीट करने में। तो हम थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन आप पेन और नोटबुक लेकर बैठा कीजिए, आपसे निवेदन है, ठीक? जब आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेंगे, तो ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा, मेरे लिए नहीं। चलिए फिर आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये है कि जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे जो ये क्लासेस हैं, ये लगभग-लगभग 1 साल होने वाली हैं इसको कंप्लीट होने को, और अभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो 2 के भी नहीं हो पाए हैं। तो हमें कुछ कमी है अभी, अगर हो सके तो वैसे हमारी क्लासेस तो चल रही हैं 21 अगस्त से, लेकिन ये चैनल आपका बन गया था 14 अगस्त को ही। तो अगर हो सके, अगर आपकी दिली इच्छा हो, तो इसको अगले 15 दिन में आप 2K पहुँचा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि इसे ले जाते हैं या नहीं। हाँ, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमने 1 साल में जो हमारा परिवार है, वो 2K पहुँच चुका है। हमें लगेगा कि हाँ, हमारी मेहनत कुछ काम कर रही है, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा। जो मैंने क्वेश्चन आपसे, हालाँकि आज मैंने शायद 2 ही क्वेश्चन पूछा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक? चलिए फिर मिलते हैं इसके आगे की क्लास में कल। इसी के आगे की टॉपिक चलेगी अभी आपकी। तो आज के लिए बस यही इतना, मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।